हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर ये टॉपिक देखें तो हर एक लेवल के लिए इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे वो सीएस फाउंडेशन हो, हर लेवल के लिए इससे क्वेश्चंस की एग्जाम में कवरेज होगी ही होगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले क्लास 11th एंड 12th की, तो कभी ये टॉपिक क्लास 11th में कवर करता है और कभी ये टॉपिक क्लास 12th में कवर करता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली आज के पूरे लेक्चर में ये समझेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड किस तरीके से हम इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। एंड स्टार्टिंग में हम ये बता दें कि इस पूरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ यही समझेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, किस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, एंड उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स अपडेट करेंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। हमने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि काम तो कर रही हैं सोसाइटी में, पर वो प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं कर रही है। तो अब आप लोग बोलोगे कि मैम अगर वो प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं कर रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है? उन ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है कि वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर सके। मतलब हमने ये बोला कि आप जितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो मार्केट में, आपने देखा है कि वो सब प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। सब कर क्या रहे हैं, चाहे वो गुड्स सेल कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सब किस मोटिव से कर रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव से। ठीक, बट अगर हम लोग बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट में सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है, बट ये सर्विस के बदले कभी भी मोटिव ये प्रॉफिट नहीं रखती। ये किस चीज का मोटिव रखती हैं? सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की वेलफेयर का, सोसाइटी को सर्विस देने का। ठीक, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है कई बार, और कई बार नॉमिनल रेट पे भी होता है, बट कभी ये प्रॉफिट नहीं अर्न करती हैं अपनी सर्विसेज से। फॉर एग्जाम्पल आप सबने देखा है, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये लोग क्या करते हैं? अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पे भी प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, बट जो इनकी फीस है, फीस वो कितनी चार्ज करते हैं? 300-400 पर मंथ। ठीक है, और वो ये जो 300-400 है, ये बेसिकली क्या है कि जितनी वो सर्विस दे रहे हैं, एक्चुअल में जितनी उनकी कॉस्ट आई, उन्होंने उसी कॉस्ट पे तुमसे भी रिकवरी कर ली। मतलब वो उस पे कभी भी अपना प्रॉफिट एड ऑन नहीं करते। तो ये होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा कि जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये सिर्फ सर्विस ओरिएंटेड होती हैं। एंड अगर ये आपको कोई सर्विस दे रही हैं, तो सर्विस के बदले जितना जेन्युइन इनका अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जितना जेन्युइन इनका चार्जेस होगा, वो आपसे रिकवर कर लेती हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम सबको पता है बहुत नॉमिनल रेट हम लोग को पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जितना उन्होंने हमारे ऊपर पेशेंट पे इन्वेस्ट किया होगा, वो सिर्फ उतना ही चार्ज करती हैं, दैट इज एट कॉस्ट, वो उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं करती। क्लियर है? देख लेते हैं बोर्ड पे, देखो हमने एग्जाम्पल में लिखा है, फर्स्ट इज पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आ जाएगा? स्कूल्स आ जाएंगे, कॉलेजेस आ जाएंगे, एंड सो क्लब्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। अगर हम लोग किसी मंदिर जाते हैं तो क्या मंदिर में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर किसी मंदिर में एंट्रेंस फीस हुई तो ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम मंदिर गए, वहां पे हमें किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। पेमेंट हम कौन सा करते हैं? अगर हमारी मर्जी है तो हम डोनेशन देते हैं, हमारी मर्जी नहीं है तो हम डोनेशन नहीं देते। ऐसा एज सच कोई कंपल्शन नहीं होता है। ठीक, अच्छा, अब आप लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि मैम जब ये प्रॉफिट अर्न करते ही नहीं है तो ये रन कैसे करते हैं? क्योंकि हर किसी को पैसे की जरूरत है अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है वो है डोनेशन, और इसके बारे में हम सबको पता है क्योंकि हम सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में डोनेशन दिया है। आप मंदिर जाते हो, मंदिर में कुछ भी 10 रुपए 20 रुपए आप क्या करते हो? दान पेटी में डालते हो ना। तो ये जो पैसे आप दे रहे हो ये क्या है? डोनेशन ही तो है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
जो कि वर्क कर रहे हैं सर्विस ओरिएंटेड मोटिव से सोसाइटी को सर्व करने के लिए। जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो अपनी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो बेसिकली जनरेट करती है डोनेशन से। एंड डोनेशन अगर हमने देखा होगा तो हर जगह चलता है। जैसे अगर आप किसी मंदिर चले जाओ तो वहां पे भी आप डोनेशन के फॉर्म में पेमेंट करते हो, दान पेटी में पैसे दे देते हो। कई बार वो एक्स्ट्रा आपसे पैसे ले लेते हैं कि मेरे को ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है या ये ऑर्गेनाइज कराना है, उसके लिए आप डोनेशन दो, ठीक। तो जितनी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं कर रही हैं, उनका जो बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो डोनेशन है। और डोनेशन आपने देखा होगा किसी भी फॉर्म में लोग देते हैं, ठीक। बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं और वो क्या उस डोनेशन के बदले उनको कुछ भी मिलता है? नहीं। जैसे अगर हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हम लोग दान पेटी में 10-20 रुपए डालते हैं, वो क्या है? मंदिर के लिए डोनेशन है। क्या उसके बदले हम उनसे कुछ मांगेंगे? नहीं मांगते हैं। तो ये वो पैसा है जिसकी हेल्प से ये ऑर्गेनाइजेशन खुद को चला पाती है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई या मेंबरशिप फीस हो गई। ये क्या चीज है? जैसे अगर मान लो आप किसी क्लब में मेंबर बनने जाते हो, या हमने लिखा है ना क्लब, अगर हम किसी क्लब में मेंबर बनने जाते हैं तो क्लब भी बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव से वर्क नहीं करती। वो अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये क्लब बनती है, ठीक। तो बेसिकली एक तरह से सर्विस ओरिएंटेड ही है एंड ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ये अपना बिजनेस कैसे रन करते हैं क्लब्स? लाइफ मेंबरशिप फीस की हेल्प से, या फिर कह लो मेंबरशिप फीस की हेल्प से। मतलब अगर हम क्लब में मेंबर बनने जाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें कुछ ना कुछ फीस पेमेंट करनी होती है, तो वो फीस के बेसिस पे ही ये क्लब इजिली रन कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन वर्ड भी आपने सुना होगा। जैसे मान लो हमारा यूट्यूब चैनल है तो हम क्या कहते हैं? आप इसको सब्सक्राइब करो। मान लो जितने यूट्यूब चैनल्स हैं वो तो सब्सक्रिप्शन उनका फ्री है, बट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन मतलब अगर आप क्लब में जाते हो तो क्लब में बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। गेमिंग होता है ना, पूल होता है। तो उनकी अगर आपको सर्विस चाहिए तो कई बार क्लब ये शर्त रखती है कि आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दैट इज एक बार आपको इसके लिए पेमेंट करना होगा, चाहे वो मंथली पेमेंट हो चाहे वो ईयरली पेमेंट हो, बट जनरली पेमेंट मंथली होता है। उससे भी अच्छा एग्जांपल लो, हम सबको पता है कि आजकल मोबाइल में जैसे हॉटस्टार है, इन सारी चीज़ों का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो फिर आपको क्या करना होता है? मंथली उस चीज़ का पेमेंट करना होता है या ईयरली पेमेंट करना होता है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो गई किसके लिए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एक और चीज़ देख लेते हैं, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी हम लोग को कहाँ मिल जाएगी? जैसे क्लब है तो क्लब में कई बार एंट्रेंस के लिए फीस होती है, टेम्पल्स है वहां पे भी एंट्रेंस के लिए कई बार फीस होती है। तो वो फीस भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या? एक सोर्स ऑफ इनकम है, और इस इनकम के बेसिस पे ही तो वो सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, है ना। अब आप लोग बोलोगे मैम इनको इनकम की क्या जरूरत है? तो सिंपली आप ये बात सोचो कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो सर्विस एट कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। ये सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपसे पैसे चार्ज कर रही है, या कई बार तो ये आपसे पैसे नहीं भी चार्ज करती है। तो इनके पास तो दो ही ऑप्शन है, चाहे तो अपने घर से पैसा लगाए, जो कि कोई करता नहीं है। तो ये क्या करेंगे कि ये सोसाइटी से ही पैसा लेती है एंड सोसाइटी के लिए ही काम करती है। क्लियर है मेरा पॉइंट? कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी फॉर्म में सोसाइटी से ही पैसे लेती है और सोसाइटी के लिए ही सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लियर? देखो अब आगे हम लोग अगर बात कर लेते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर चाहे तो खुद का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एंड इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? इसका रजिस्ट्रेशन भी होगा एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब अगर इनका रजिस्ट्रेशन ये चाहे तो ये अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं? एज कंपनीज, ठीक है। और कहाँ? सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। तो बेसिकली जैसे इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, इनकी अपनी एक लीगल एंटिटी बन गई, है ना, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो गई इनकी। तो इनको भी इन द आईज ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। देखो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंड अकाउंटिंग एंट्री, जिसके अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, दैट इज ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा किसके लिए काम करती है? पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए। अगर हम लोग बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि वो सोल प्रोप्राइटर अपने खुद के प्रॉफिट के लिए काम करता है।
अगर नॉर्मल हम कंपनीज की बात करें तो वो शेयर होल्डर के बेनिफिट्स के लिए काम करती है। जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, कंपनी किसके बेनिफिट के लिए काम करती है? जनरली शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए। बट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मोटिव हमेशा होता है सर्विस का, और ये सर्विस किसको प्रोवाइड करना चाहती है? पूरी की पूरी सोसाइटी को, सोसाइटी एज अ होल। ठीक, ये कभी भी अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करती, बल्कि ये लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती है। तो ओवरऑल अगर इसका क्रक्स देखो तो बहुत सिंपल है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती है, ये सर्विस ओरिएंटेड होती है। अब सर्विस ओरिएंटेड के लिए इनको सर्विस जो प्रोवाइड करनी है उसके लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? ये सोसाइटी से ही पैसे लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड सो ऑन, एंड उसी पैसे से ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। क्लियर है मेरा पॉइंट? इसके अलावा अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, चर्चेज हो गए, क्लब्स हो गए, एक्सेट्रा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम लोग को ध्यान रखना है कि ये लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी होती है। रीजन बीइंग कि इनका रजिस्ट्रेशन होता है एज कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 में इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, एंड रजिस्टर होने के बाद इनकी अपनी अलग एंटिटी मानी जाती है, आइडेंटिटी मानी जाती है। क्लियर? इनको एक अलग एंटिटी, रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनको एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, एंड इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, बट हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का बनता है, कंपनीज का बनता है, क्या इनका भी वैसे ही प्रिपेयर करना है? तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, देखते हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका जो नॉर्मली जैसे हम लोग बुक्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके साथ साथ एक और हमें अकाउंट मेंटेन यहाँ करना होता है, और वो कौन सा है देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को 3 चीज का प्रिपरेशन करना होता है। फर्स्ट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, next is income and expenditure account, and last balance sheet। ठीक है, बैलेंस शीट तो हम सबको पता है ना? बैलेंस शीट हमने नाम से फाइनल अकाउंट्स में भी देखा हुआ है, सोल प्रोप्राइटर में, कंपनी में भी देखा हुआ है। बट अगर हम लोग बात करें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो ये क्या होता है, पहले इस पे एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद फिर एक एक को हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको ये 3 अकाउंट मेंटेन करना होता है। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। ये याद रखना। अगर हम लोग बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, सिंपली हम बता रहे हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो ये क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक होता है। मतलब कैश बुक मतलब जब पैसा आएगा तब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, और जब पैसा जाएगा तब इस अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना है। हमने क्या बोला, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू कैश बुक, कि जब भी आप पैसे रिसीव करोगे तो आप इस अकाउंट में मेंशन करोगे, जब भी आप पैसे पे करोगे तो आपको इस अकाउंट में मेंशन करना है। ठीक, अभी हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तुम लोग को क्रक्स बता रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो ये इक्विवेलेंट है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो ये तो हमें बनाना आता है कि जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर होंगे उनको हम क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। फिर भले उसके लिए पैसा रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, हमने उसके लिए पेमेंट की हो या ना की हो। एंड लास्ट बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट हम सबको बनाना आता है, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इस साइड असेट मेंशन करते हैं, इस साइड लायबिलिटीज मेंशन करते हैं, एंड जो भी हमारा बैलेंस होता है वो क्या हो जाता है, कैपिटल। ठीक, यहाँ पे भी ये कैपिटल ही है, बट इसका नाम हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, कैपिटल ने लेकर के कैपिटल फंड लिखेंगे। क्लियर है? ये एक ओवरऑल हमने एक ओवरव्यू बताया है कि यहाँ पे हमें 3 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। फर्स्ट इज रिसीट पेमेंट अकाउंट, सेकंड इज इनकम एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। अगर हम लोग रिसीट पेमेंट अकाउंट की बात करें तो ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक होता है। इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट लॉस होता है, एंड बैलेंस शीट जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं।
तो हर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये तीनों अकाउंट मेंटेन करने होते हैं एंड इन तीनों अकाउंट के बेसिस पे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ठीक, अब हम लोग एक एक पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चीजें आएंगी वो देख लेते हैं एंड लास्ट टॉपिक हमारा होगा कंपैरिजन का कि रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कि हमें उसको कैसे मेंटेन करना है एंड क्या क्या चीजें उसका पार्ट बनेगी। ठीक, तो चलो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में बेसिकली क्या चीजें इंक्लूड होंगी। हम पूरा फॉर्मेट भी बताते चल रहे हैं। यहां हमेशा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम होगा, क्लब है तो क्लब का नाम है, स्कूल है तो स्कूल का नाम होगा एंड सो ऑन। ठीक है, यहां हमेशा आप किसका नाम रखने वाले हो? ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है, ठीक है। अब उसके बाद अकाउंट तो नॉर्मली बनना है, जैसे आप लेजर बनाते हो। ये मेरा है रिसीट साइड और ये है पेमेंट साइड। अब इसके सारे पॉइंट्स को पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। हमने बोला रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इक्विवेलेंट टू किसके होता है? फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया कि इट इज इक्विवेलेंट टू कैश बुक। अब हमें से जिसको कैश बुक बनाने आता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता उसको अगले 10 मिनट में आ जाएगा। कैश बुक मतलब सिंपली कि जब आपके पास पैसा आता है या जब आपके पास पैसा जाता है तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हो। सिर्फ कैश बुक एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में एक ही डिफरेंस है कि कैश बुक में डेट कॉलम होता है एंड अगर हम लोग बात करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की तो उसमें कोई भी डेट कॉलम नहीं होता। क्लियर है? तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि इट इज इक्विवेलेंट टू कैश बुक। सेकेंड, अगर हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है कि ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक है, तो क्या मैम इसमें कोई भी नॉन कैश आइटम आएगा? नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन के लिए तो ना पैसा आया ना पैसा गया, तो क्या बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तीसरा, मैम आपने बोला कि जब भी पैसा आएगा और पैसा जाएगा तो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका मतलब आइदर वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, आइदर वो पास्ट ईयर से रिलेटेड हो और फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये शर्त है कि अगर करंट ईयर में पैसा रिसीव हुआ है या पैसे का पेमेंट हुआ है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो पास्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो, आपको उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना ही करना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैम आपने बोला पैसा तो रिकॉर्ड करना है, तो फिर वो किस नेचर का होना चाहिए? रेवेन्यू का नेचर का होगा कि कैपिटल नेचर का? तो सिंपली चाहे वो पैसा कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, उसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अगर हम में से किसी को कैपिटल नेचर के आइटम एंड रेवेन्यू नेचर के आइटम के बीच का डिफरेंस नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो हमने वीडियो बनाया है उसका हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वहां से जाकर के पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम क्या होता है उसको समझ लेना। हार्डली वो 12 to 15 मिनट्स का वीडियो है, वो प्रॉपर वहां पे क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ वापस आना। ठीक, तो अगर हम लोग बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो सिंपली हम एकदम क्रक्स इसका बता रहे हैं कि जब आपके पास पैसा आएगा तो आप बुक्स में रिकॉर्ड करना, जब पैसा जाएगा तो बुक्स में रिकॉर्ड करना। इसका मतलब कोई भी नॉन कैश आइटम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका मतलब करंट ईयर में जो भी पैसा आया या गया, करंट ईयर से रिलेटेड, पास्ट ईयर से रिलेटेड या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड, वो सब आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो पैसा कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो। मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग के लिए दे देते हैं। कैपिटल नेचर मतलब कि हमने परचेज किया है ऑफ फिक्स्ड असेट, तो ये कौन सा आइटम है? ये कैपिटल आइटम है क्योंकि ये तो बैलेंस शीट का पार्ट बनता है। बट अगर हमने खरीदा तो पैसा गया है हमारे पास और उस पैसा जब हमारा कैश पेमेंट होगा तो वो बुक्स में हम पेमेंट साइड लिखेंगे। एंड अगर हम बात करें रेवेन्यू नेचर की, तो रेवेन्यू नेचर मतलब कमीशन रिसीव। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर।
और सिंपल वर्ड में हम बताएं तो रेवेन्यू मतलब जो रेकरिंग नेचर का होता है, डे टू डे बेसिस पे इनकर होता है। एंड अगर हम बात करते हैं कैपिटल नेचर की, तो कैपिटल नेचर मतलब नॉन रेकरिंग इन नेचर, जो पूरे साल में एक बार दो बार इस तरीके से आपका खर्चा होगा। और सिंपल लैंग्वेज में समझो कि कैपिटल मतलब बैलेंस शीट आइटम हो गया एंड रेवेन्यू मतलब पीएल आइटम हो गया, ठीक है। तो आपने किसी भी चीज के लिए पैसे का पेमेंट किया हो या पैसा रिसीव किया हो, वो सब कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। तो अब हम देख लेते हैं कि अकाउंट हमारा बनेगा कैसे। इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा, टू बैलेंस बीडी। इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा होगा कैश बैंक, और इसको हम यहां मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो भी हमेशा क्या होगा, कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, और वो आप हमेशा इस तरीके से आउटर कॉलम में मेंशन कर दोगे। चाहो तो इनर कॉलम में मेंशन करके टोटल कर दो या आउटर कॉलम में रखो। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस। एंड अगर हम लोग क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग क्या होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंस। क्लियर। इसके अलावा ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक। अगर पैसा रिसीव कर रहे हो तो ये प्लस साइड है, इस साइड रिकॉर्ड होगा, दैट इज टू साइड। एंड जब भी आप पेमेंट करोगे तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, दैट इज माइनस साइड, बाई साइड। क्लियर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू डोनेशन, अगर पैसा आ रहा है तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। टू कमीशन रिसीव्ड, पैसा आया, कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हमने फिक्स्ड एसेट बेचा है तो हमारे पास पैसा आएगा, वो हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, दैट इज प्लस साइड, दैट इज टू साइड। एंड अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो सैलरी के फॉर्म में हमने पेमेंट किया तो बाई सैलरी, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है। बाई परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा, हमारे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, तो वो भी हम कहां मेंशन करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड, दैट इज माइनस साइड, बाई साइड। क्लियर है। तो ओवरऑल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था। तुम लोग अगर सिर्फ मेरी चार बात याद रखो तो तुम लोग को कभी दिक्कत होगी ही नहीं। मैम कौन सी चार बात, सबसे पहला कि ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक है। अगर इक्विवेलेंट टू कैश बुक है तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैश बैंक होगा, क्लोजिंग बैलेंस पे हमेशा कैश बैंक होगा। कोई नॉन कैश आइटम इसमें नहीं आएगा, दैट इज डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। सिंपली एक इस रूल पे चलता है कि पैसा आया तो टू साइड डेबिट साइड डालेंगे, पैसा गया तो क्रेडिट साइड डाल देंगे। जब पैसा आएगा तो बुक्स को बढ़ाएंगे, जब पैसा जाएगा तो बुक्स को घटा देंगे। नेक्स्ट, करंट ईयर में किसी भी ईयर से रिलेटेड पैसा आया हो या गया हो वो सब हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि वो करंट ईयर से रिलेटेड है, पास्ट ईयर से रिलेटेड है या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी पैसा आएगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, उसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक। अच्छा, क्योंकि ये कैश बुक के इक्विवेलेंट है तो सिंपली हम किसकी बात कर रहे हैं, किस अकाउंट की, रियल अकाउंट की। भाई कैश बुक तो असेट है ना, अगर कैश की बात करें तो असेट है, और असेट मतलब क्या, रियल अकाउंट। तो अगर हम बात करें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की तो ये किस तरह का अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। ये हम बाद में प्रॉपर नोटिंग भी कराएंगे, ठीक। इसके अलावा ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दो पॉइंट्स हम लोग से डिस्कस करना था। सबसे पहला आप देखे होंगे यहाँ लिखा होता है टू सब्सक्रिप्शन। एक ये टर्म तुम लोग के लिए नया होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है बाय ऑनोरारियम। तो एक ये टर्म नया होता है। इन दोनों का मतलब भी समझ लेते हैं और फिर हम इसकी नोटिंग तो कराने की जरूरत नहीं, बस इसका मतलब समझ लो। सब्सक्रिप्शन मतलब सिंपली हमने बताया कि जैसे अगर मान लो हॉटस्टार आपको सब्सक्राइब करना है तो आपको ईयरली बेसिस या मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन करना होता है, तो आप पेमेंट करते हो और आप वहां पे मेंबर बन जाते हो। वैसे ही क्या होता है कि क्लब वगैरह में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो कि अगर मेंबर को चाहिए तो उसके लिए उनको मंथली सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। तो वो जो सब्सक्रिप्शन वो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं सर्विस लेने के लिए, वो अगर उस पर्सन के हिसाब से, जैसे अगर मान लो हम क्लब में गए मेंबर बनने के लिए और हमें उनकी फूड सर्विस लेनी है, ऑप्ट करनी है, या फिर मान लो पूल सर्विस लेनी है, गेम सर्विस लेनी है, तो हम उनकी उस सर्विस को सब्सक्राइब करेंगे। हम कौन है, आउटसाइडर है, तो हमारे लिए उस सब्सक्रिप्शन का पैसा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, बट क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, इनकम हो गया। और हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। एंड ये सब्सक्रिप्शन जर्नली मंथली टू मंथली बेसिस चलता है, दैट इज रिकरिंग नेचर का होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने किसी से सब्सक्रिप्शन का पैसा लिया तो लाइफ लॉन्ग उसको आप उसका बेनिफिट देने वाले हो, ठीक।
हम लोग भी यही करते हैं, अगर हॉटस्टार का हम लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो ऐसा नहीं कि वन टाइम पेमेंट कर दिया तो लाइफ लॉन्ग उसकी सर्विस हमें मिलने वाली है, मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिंपली अगर हम यहाँ पे बात करें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो सब्सक्रिप्शन के लिए क्लब को पैसा मिलेगा और जैसे ही पैसा मिलेगा वो कहाँ डाल देंगे? रिसीट साइड डाल देंगे। ठीक। नेक्स्ट है ऑनरारियम। ऑनरारियम और सैलरी, ये दो वर्ड, ये लिखा है ना, सैलरी लिखा है और ऑनरारियम लिखा है, ये देख लेते हैं। ये दो ऐसे पेमेंट है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को करने होते हैं। अगर मान लेते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमें जॉब पे रखता है तो हम उनके क्या हो गए? एम्प्लॉय हो गए। अब हम एम्प्लॉय हो गए तो मंथली वो हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगी ना, जो हम सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके लिए मंथली हमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ पे करेगी, उसको हम बोलते हैं सैलरी। ठीक। बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे आउटसाइडर्स भी जुड़े होते हैं, बाहर के लोग भी जुड़े होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब वो जो बाहर के लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वो क्या उनके एम्प्लॉइज माने जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो कभी सर्विस देंगे, कभी सर्विस नहीं देंगे। तो वो जब भी सर्विस देते हैं ना इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन को इन रिटर्न कुछ पे करना होता है। अब वो पेमेंट सैलरी तो नहीं कहलाई जा सकती, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑनरारियम। क्लियर है? हमने दोनों एग्जाम्पल दिया। मान लो हम किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम वहां के एम्प्लॉय बन गए, एंड क्योंकि हम एम्प्लॉय हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन हमें पे करेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? खर्चा है, उसको हमने यहाँ पे लिखा सैलरी के नाम से। बट इफ इन केस मान लो कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं है, फिर भी हमें कभी कभी ऐसे सोसाइटी सर्विस, हमें सर्विस मोटिव से हमें वर्क करने का मन है, तो हम क्या करेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ दिन के लिए जुड़ेंगे और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बदले में भी ना ये ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करती है। तो वो जो पेमेंट हमें करेगी, क्योंकि हम उनके एम्प्लॉइज नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑनरारियम कहलाएगा। ठीक। ऑनरारियम क्या होता है बेसिकली, ये तुम लोग समझ गए होगे। इसकी डेफिनेशन अभी हम तुम लोग को नोट डाउन करा देंगे बिल्कुल लास्ट में जब नोटिंग होगी तब। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जब पैसा आएगा तो इस टू साइड डाल दो, जब पैसा जाएगा तो बाई साइड डाल दो। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा? कैश बैंक। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? कैश बैंक। क्लियर है? एंड तीन चीज का तो हमेशा ध्यान रखना ही है कि नॉन कैश आइटम नहीं आएगा, करंट ईयर से रिलेटेड हो, पास्ट ईयर से रिलेटेड हो, फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो। हमें क्या मतलब? पैसा आया, पैसा गया, तो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। एंड लास्ट लिखा है कि कैपिटल नेचर का आइटम हो या रेवेन्यू नेचर का आइटम, वो भी आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।